रेडिएशन बेटा हमें ये समझ आया था कि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी की मीडियम की जरूरत नहीं होती। बेटा सारे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, वरी मत करिएगा, ठीक है। मैं बात कर लूंगा, वो आपको रिकॉर्डिंग्स का भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। टीम आपको बेटा रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देगी, तो दिक्कत तो है नहीं किसी में, है ना। तो अपन लोग अब अपनी मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है? ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है बेटा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो समझ में बहुत कम लोगों को आता है, और जिनको तो समझ आ गया उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है, जिनके नहीं समझ उनकी थल्ले थल्ले हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग बल्ले बल्ले वालों में से हो कि थल्ले थल्ले वालों में से हो, वो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ओके। आपसे मैं थोड़ा फेवर मांगूंगा कि जब भी आप लोगों को समझ आए तो आप लोग बड़ा बल्लभ का आइकन होगा, प्लीज आप उसे प्रेस करेंगे। बड़ा हम साथ में साथ बड़ा कुछ ना क्विज भी करेंगे आज, ओके। तो पहला क्विज हम छोटा सा क्विज करते हैं। मैं आपको एक क्विज डाल रहा हूं, आप लोग उस क्विज का आंसर देना। पहले मैं कुछ बता देता हूं। बेटा यहाँ पे बेटा एक पोल है, बेटा पोल के ऊपर जाइए। बेटा क्वेश्चन ये था कि हम बेटा टाइम को थोड़ा अगर चेंज करना चाहें तो सुबह का कितने बजे का टाइम बेटा हमें रखना चाहिए आपके लिए। उस पोल में जाइए और अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए फटाफट, ओके। बढ़िए बढ़िए, ऐसा टाइम चूज करिएगा जिससे आपके स्कूल की क्लासेस भी इफेक्ट ना हो। बेटा पोल में जाके प्लीज इसका आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग, ताकि मैं आगे पढ़ा सकूं। ओके, चलते जाइए चलते जाइए। नाइस। हाँ हाँ बेटा, इवनिंग का भी होगा, डोंट वेरी। चलिए, पोल को अपने अकॉर्डिंग बताते जाइएगा, जो भी पोल होगा मैं आगे पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के पास बना हुआ है, उसको करेंगे हम लोग। तो अभी बेटा आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हुई ना, स्क्रीन को शेयर करते हैं पहले। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बेटा हम बात कर रहे थे बेटा, जो अपन लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी तो चलो दुनिया में चलता रहेगा, इसके ऊपर बात करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरफ हम बात करते हैं। थोड़ा सा बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझना है हमको, ओके। बेटा किसी कोई क्वेश्चन होगा साथ में साथ पूछते जाना, ठीक है। और ध्यान रखना जब टॉपिक निकल जाए तब मत पूछना, क्योंकि फिर बच्चे डिस्टर्ब होंगे ना, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं बेचारे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो बढ़िया से, हाँ बेटा देखते हैं, आप वोटिंग कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा अपने आप, ओके। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा बेटा, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि जो बॉडी से रेडिएशंस निकलती हैं वो हर एक बॉडी से निकलती हैं, मतलब हर एक बॉडी से रेडिएशंस निकलती हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा इसी को हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ओके। अब बेटा इसमें क्या है कि पहले तो हम लोग बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहले एक सूरज लेते हैं, ठीक है। सूरज के बारे में बात करते हैं, सन है बेटा हमारे पास। सूरज की बेटा जो किरणें हैं बेटा, जब किसी एक प्रिज्म के ऊपर पड़ती हैं, जब उसकी लाइट किसी प्रिज्म के ऊपर पड़ती हैं बेटा, वो हो जाती है 7 पार्ट्स में डिवाइड, है ना, जिसे हम लोग विबग्योर बोलते हैं। तो सबसे ऊपर बेटा होता है रेड, बेटा नीचे क्या होता है, वॉयलेट। हमें पता है जो इसकी वेवलेंथ होती है रेड की वो ज्यादा होती है और सबसे कम होती है वॉयलेट की। ये बात सबको पता है ना बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ओके। अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये तो हो गया ना भी, हाँ अगर कोई लाइट प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो बेटा 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी।
सेम बेटा इसी एक्सपेरिमेंट को किया गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी के साथ। अब ब्लैक बॉडी की अगर मैं कोई एग्जांपल बोलूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा लैंप ब्लैक। सबसे बढ़िया एग्जांपल बेटा क्या है इसकी? लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूं। अगर बेटा आपको याद हो आपके पुराने घरों में, गांव में, तो एक लालटेन हुआ करती थी, उसमें बेटा एक दीपक जला करता था, ठीक है। उसकी बेटा जो कालक होती है, जो काला काला पदार्थ वहां से निकलता है, वो जो आपके पास कांच होता है उसके ऊपर वो लिपट जाता है, ठीक है। उससे हम लोग बोलते हैं लैंप ब्लैक, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी कौन सी है? जो सारी रेडिएशन को अपने अंदर ले आए, ये कहीं ना कहीं उसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। आइडियल तो नहीं बोलेंगे, पर कहीं ना कहीं उसके आसपास हो जाती है। तो लैंप ब्लैक बेटा एक एग्जांपल होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन आए तो आप लगा देना। अब बेटा हम मान लेते हैं ये तो हो गया सन के कारण बेटा जो रेडिएशंस निकली वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पर क्या ये बात हमारे ब्लैक बॉडी में भी होती है? ऑफ कोर्स होती है। मान लीजिए बेटा यहां पर आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, ओके। इसकी बेटा कुछ रेडिएशंस निकली। बेटा रेडिएशन बेटा किसके ऊपर पड़ेंगी? प्रिज्म के ऊपर पड़ेंगी। प्रिज्म से पड़ने पर क्या होगा? इसका बड़ा एक स्पेक्ट्रम बनेगा। ऊपर की जो वेवलेंथ है, बड़ा ऊपर की वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होगी, राइट। हमेशा बेटा क्या मानी जाएगी? बेटा हाई। पर नीचे वाली बेटा क्या मानेंगे? हमेशा हम लोग लो मानेंगे। ओके, ये स्पेक्ट्रम होता है बेटा। ओके, अब बेटा क्या करते हैं, अब इस स्पेक्ट्रम को, क्योंकि देखिए अगर कोई स्पेक्ट्रम है बेटा तो उसके पास इंटेंसिटी होगी, राइट। उसके पास बेटा इंटेंसिटी होगी तो उसके पास एनर्जी भी होगी। अगर इंटेंसिटी है तो एनर्जी का होना, वो तो होना ही होना है, ये पक्का है ना। तो उस एनर्जी और इंटेंसिटी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? एक डिटेक्टर यूज करते हैं। डिटेक्टर यूज करना होता है बेटा। डिटेक्टर क्या होता है देखते हैं। जो बेटा इंटेंसिटी को मेजर करे, अगर इंटेंसिटी मेजर होगी तो वेव अपने पास एनर्जी अपने आप निकल आएगी। तो बेटा हमने क्या किया, यहां पर एक डिटेक्टर लगाया। डिटेक्टर, डिटेक्टर बेटा क्या मेजर करेगा? इंटेंसिटी। मैं लिख देता हूं यहां पर, मेजर इंटेंसिटी एज वेल एज एनर्जी। ओके, बेटा ये क्या करेगा? उसको मेजर करेगा। हम बेटा क्या करेंगे, धीरे धीरे इस जो डिटेक्टर है बेटा इसको नीचे नीचे लेके आएंगे, मतलब इसको हर एक वेवलेंथ के सामने लेके आएंगे। हर एक वेवलेंथ के सामने ले आएंगे, हर एक वेवलेंथ के सामने ले आएंगे। तो बेटा क्या करेगा, ये हर एक वेवलेंथ की एनर्जी और उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर लेगा। ये बात सबको समझ आई? ओके, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसको समझना आप। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। देखिए अब बेटा मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं इंटेंसिटी का और एनर्जी का, मतलब वेवलेंथ का और एनर्जी का। देखिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अपने पास वेवलेंथ और बेटा ये था एनर्जी का। वेवलेंथ और एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब बेटा मैंने जब ऊपर वाली रेख, अभी ध्यान रखिए बेटा टेम्परेचर है T1, जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर है T1। मैंने बेटा क्या किया, जो पहली वेवलेंथ है उसको मेजर किया, तो वहां से बेटा मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू और उसकी बेटा मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब बेटा दोनों को जब मैंने मिलाया तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। अब बेटा मैंने क्या किया, दूसरी वाली को बेटा मैंने मेजर किया, तो उसकी बेटा उसकी भी क्या आ गई? इंटेंसिटी आ गई और वेवलेंथ आ गई, सॉरी एनर्जी आ गई और वेवलेंथ आ गई। उसी तरह बेटा क्या किया हमने, बेटा सभी वेवलेंथ को मेजर किया। जब बेटा हमने मेजर किया तो हमने देखा हमारे पास कुछ ऐसा करके ग्राफ सा ड्रॉ हो गया, राइट। अब मैंने क्या किया, इसका जो टेम्परेचर है मैंने चेंज करके T2 कर दिया। अब बेटा मैंने फिर से डिटेक्टर से बेटा सभी वेवलेंथ को मेजर किया और उनकी एनर्जी को मेजर किया। बेटा मैंने देखा जो इसका जो पहले वाले में था बेटा, ये थी इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ, ये थी बेटा इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ। मान लेते हैं mx1 लिख लेते हैं इसको। अब बेटा मैंने क्या किया, टेम्परेचर था T1। अब बेटा मैंने क्या किया, अब मैंने टेम्परेचर चेंज किया, तो बेटा अब मेरे पास जो ग्राफ आ रहा है बेटा वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। एक मिनट, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ये कुछ इस फॉर्म में, कुछ ऐसा मान लीजिए ऐसा आ गया, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आ गया लैम्डा m2। अब बेटा मैंने और मेजर किया, अब बेटा मैंने टेम्परेचर को बदला और टेम्परेचर मैंने कर लिया मान लो T3। टेम्परेचर बेटा मैंने कर लिया T3।
टेम्परेचर T3 करने से बेटा ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा बनना शुरू हो गया। मतलब बेटा अब जो वेवलेंथ आ रही है वो क्या कर रही है बेटा, एनर्जी वाले मतलब जो ओरिजिन है बेटा उसकी तरफ खिसक, यानी लेफ्ट साइड की तरफ खिसक रहा है। मेरा ग्राफ जो है बेटा लेफ्ट साइड की तरफ बेटा क्या कर रहा है, खिसक रहा है। जैसे जैसे बेटा मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे बेटा बेटा मेरा ग्राफ क्या कर रहा है बेटा, वो क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ खिसक रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मेरा जो वेवलेंथ है बेटा वो खिसक रही है, उल्टी साइड में जा रही है ना। इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे करके, यानी लैम्डा और टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ बेटा मेरी क्या होगी, घटेगी। अरे सर ये तो समझ नहीं आया, एग्जांपल दीजिए, मैं बताता हूं अभी। समझिए बेटा, अपन लोगों के पास मान लीजिए यहां पर एक आयरन है बेटा, आयरन को मैंने क्या किया, हीट डाउन किया। हीट किया तो सबसे पहले जब इसका टेम्परेचर कुछ था तो तब इसका जो कलर था वो था रेड। फिर बेटा मैंने इसको और गर्म किया और गर्म किया और गर्म किया, अब इसका कलर हो गया रेडिश येलो। फिर मैंने इसको और गर्म किया और गर्म किया और गर्म किया, अब इसका कलर हो गया व्हाइट। अगर आपको याद हो तो रेड की जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा होती है और व्हाइट बेटा सबसे कम होती है। मतलब जैसे जैसे हम कम करते जाते, जैसे जैसे हम हीट देते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं किसी आयरन का, किसी मटेरियल का, तो उसका जो उसकी जो वेवलेंथ है बेटा वो घटती जाती है और एक टाइम आता है बेटा वो ब्लर दिखाई देना शुरू कर देती है। आपको समझ आई सभी को ये बात? तो अगर मैं इसका एक, अब यहां पर बेटा एक कांस्टेंट की बात करूंगा, इस फॉर्मूला की हम बात करेंगे और देखिए फॉर्मूला क्या है। देखिए वेवलेंथ को अगर मैं हर एक, देखो गिवन टेम्परेचर में और जो वेवलेंथ आ रही है, अगर बेटा मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा। मतलब जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो है, अगर बेटा उसे गिवन टाइम टेम्परेचर के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा कांस्टेंट। तो बेटा इसी कांस्टेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, वेन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, वेन्स कांस्टेंट। ओके, इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2.9 इंटू 10⁻³ mK, ये फिक्स होती है। क्या सर सभी के लिए फिक्स है? हाँ बेटा, हर किसी के लिए फिक्स है। मान लीजिए अगर मैं, मान लीजिए मैंने टेम्परेचर किया T1 और बेटा उसकी लैम्डा की वैल्यू आ गई है मैक्सिमम, तभी बेटा उसका आंसर सेम आएगा। अब मान लीजिए मैंने टेम्परेचर किया 2T और बेटा उसका जो वेवलेंथ है बढ़ गया, अलग हो गया, पर मैक्सिमम आ गया, उसके लिए बेटा सेम फॉर्मूला आएगा। तो बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू लैम्डा, अगर टेम्परेचर बदलूंगा तो मान टेम्परेचर किया मैंने T3 और बेटा लैम्डा की वैल्यू बदल गई, पर इसको मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा, 2.9 × 10⁻³ mK। ये बात सबको समझ आया? और इसी बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स लॉ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये सबको बात चमकी बेटा, क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया, रेड वाली, ये देखिए आयरन की एग्जांपल सबसे बेस्ट है, आयरन की एग्जांपल सबसे बेस्ट है। आयरन क्या बताता है कि भाई उसको गर्म किया, उसको गर्म किया, गर्म करने से क्या हुआ, पहले वो रेड हुआ, और गर्म किया येलो हो गया, फिर और गर्म किया व्हाइट हो गया। मतलब जैसे जैसे हम चीजों को गर्म करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी बेटा वेवलेंथ डिक्रीज करती जा रही है। सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। सबसे कम किसकी हुई, व्हाइट की। ये बात सबको समझ आई है ना? अब क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन बेटा, ये ग्राफ, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है बेटा। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि सर इसका यूज कहां करना है, इसका यूज हम क्या कहां यूज करेंगे। अरे इसका यूज करेंगे, करना है करके बताएंगे। इसका यूज होगा जो ये हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन का या लॉ, वेन्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेयर वी यूज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कहां कहां यूज करना है भाई साहब, किधर किधर यूज करेंगे? तो बेटा इसका यूज होता है टेरेस्ट्रियल, सेलेस्ट्रियल बॉडीज को, टेरेस्ट्रियल बॉडी का टेम्परेचर पता करने के लिए, सेलेस्ट्रियल बॉडी का टेम्परेचर पता करने के लिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, सन की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सन की बेटा जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4753 एंगस्ट्रॉम। हमें बेटा फॉर्मूला पता है, लैम्डा इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू
वेन्स कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट बेटा कितना होता है 2.9 इंटू 10⁻³ तो यहां से बेटा अगर मैं टी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा डिवाइड में, तो कितना आएगा बेटा 2.9, लैम्डा की वैल्यू बेटा कितनी है बेटा 100, देखेंगे बेटा कितना आएगा 6000 केल्विन आ जाएगा आपके पास। मतलब जो अपने पास सन का टेम्परेचर है बच्चा वो कितना है 6000 केल्विन। समझ आ गया बेटा सभी को? कहां यूज होगा सेलेस्टियल बॉडी में बेटा, सेलेस्टियल बॉडी का क्या पता करना होता है बेटा टेम्परेचर। समझ आया सभी को? तो कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप लगा लोगे बढ़िया से। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है हर बॉडी बड़ा रेडिएशन इमिट करेगी, कोई ज्यादा करेगी तो कोई कम करेगी, पर ब्लैक बॉडी के लिए तो अभी ये फॉर्मूला हो गया। ओके मतलब हमें इस चैप्टर में अब इस टॉपिक में पढ़ा है वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। तो हमें पता लगा टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ हमेशा घटती है, तो जैसे हम चीजों को गर्म करेंगे उसके बाद जो है वेवलेंथ घटती जाएगी, उसका कलर बड़ा कम वेवलेंथ वाला होता जाएगा। बेटा यस लैम्डा की वैल्यू 4753 है बच्चा। नहीं बेटा नहीं 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 बेटा गिवन है ना, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है बच्चा, ये गिवन है, ये हमें पता होता है सन का जो सन की जो वेवलेंथ होती है वो इतनी होती है मैक्सिमम। ओके आगे बढ़े। हाँ कांस्टेंट को लिख सकते हो, अब सॉल्व कर देखो आंसर आ जाएगा आपको बस। सुनिए थर्मल रेडिएशन एट एनी टेम्परेचर हैज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फ्रॉम द स्मॉल टू अ लॉन्ग वेवलेंथ। हमने ये पढ़ लिया है कि अगर बेटा कोई भी रेडिएशन टेम्परेचर का डिफरेंस है तो बेटा कोई भी बॉडी बेटा क्या निकालेगी रेडिएशन, तो उसके लिए बेटा क्या निकलेगा एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो हमने पीछे पढ़ा। अगर हम प्रिज्म रखें तो स्पेक्ट्रम तैयार होगा, और स्पेक्ट्रम से हमें पता लगता है कि जितना मर्जी टेम्परेचर हो जो मर्जी वेवलेंथ हो आंसर उसका वेन्स कांस्टेंट के इक्वल ही आना है। आगे बढ़ते हैं। ये बात बेटा सबको समझ आ गई, ये बेटा कर्व है, ये आर्क बनती है ना, ये बेटा ग्राफ है उसका वेवलेंथ और एनर्जी का ग्राफ है। ओके अब देखो यहां जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमें क्या क्या नॉलेज देगा, हमने क्या बताया चेंज इन कलर ऑफ सोर्स ये बताएगा, ये डिस्क्राइब करता है। उसके बाद क्या बताएगा शेप ऑफ द ग्राफ, और क्या बताएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमने अभी किया है, मैंने पहले बता दिया था। ठीक है देखिए ये देखिए बेटा, ये आपके पास बेटा दिख रहा होगा जिसमें बेटा देखो हर एक का अलग अलग दिखाया गया। देखो बेटा अर्थ के लिए, लाइट बल्ब के लिए, सन के लिए, बेटा हर एक के लिए बेटा हमें अलग अलग वेवलेंथ और एनर्जी का बेटा ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अब देखिए बेटा ये क्या क्या बताएगा। हाँ जैसे जैसे बेटा चीजें गर्म होंगी बेटा वो क्या होती जाएंगी ब्लर होती जाएंगी। एक सेकंड बच्चों, ओके सबको समझ आया बेटा? हाँ ना बोलते जाया करो बेटा। डिस्क्राइब द चेंज इन शेप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ इज टॉलर ऑल द वेवलेंथ एंड पीक फर्दर, मतलब पीक किस तरफ को भाग रही है लेफ्ट की तरफ, हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है समझ आ गया ना बेटा? और बेटा क्या होगा पीक शिफ्ट टू अ शॉर्टर वेवलेंथ, जो बेटा पीक है बेटा वो किस तरफ भाग रही है बेटा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, मतलब पहले रेड था फिर क्या आ गया आपके पास येलो आ गया, फिर क्या आ गया आपके पास व्हाइट आ गया, मतलब जो पीक है बेटा वो शिफ्ट हो रही है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। ये सबको समझ आ गया? हाँ ये ग्राफ सबको समझ आ रहा है बेटा? ये लो ग्राफ चमका है, बताइए फटाफट, है ना? अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग ग्राफ है। ओके तो बेटा हमने क्या बताया, अगर बेटा हम आयरन को गर्म करते हैं तो मैंने बताया था रेड हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा, फिर फाइनली क्या हो जाएगा वो व्हाइट हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे ब्लर होगा। ओके इसका बड़ा यूज हम कहां करते हैं टू फाइंड द सेलेस्टियल बॉडीज लाइक अ मून सन एंड अदर स्टार्स। अब बताइए बेटा सबसे ज्यादा बेटा किसका कौन ज्यादा गर्म है रेड या ब्लू? बताइए बेटा कौन ज्यादा गर्म है रेड या ब्लू? अरे नहीं बच्चा
अरे नहीं यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रेड तब होगा जब टेम्परेचर कम होता है। जैसे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ घटती है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? ब्लू की। समझ आया सभी को? हाँ। ओके, ये सब कुछ चमका? ओके, अब बेटा हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं, यस, तो बेटा हम बोलेंगे बेटा स्टेफिन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टेफिन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टेफिन बोल्ट्जमैन लॉ, ये क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, सीधा बताते हैं इसका यूज क्या होगा। भाई साहब इसका यूज करना है, कितने टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा कोई बॉडी। सबको समझ आया बेटा? भाई साहब ये बताएगा कितने टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा कोई बॉडी। ये बात सबको समझ आ गई बेटा? क्लियर हो गया सभी को? ओके, तो इसको बड़ा से समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ध्यान रखने, हम लोग याद रखते हैं यहां पर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की बेटा जो रेडिएशंस है, अब कह लें आप हीट करंट जो है, यहां मैं लिख देता हूं यहां पर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इस बेटा पावर भी हम लोग बोल देते हैं, इसको बेटा पावर भी हम बोल लेते हैं, जिसका यूनिट बेटा वॉट में आएगा है। तो कितनी एनर्जी पर सेकंड निकल रही है, ठीक है, उसके बारे में बेटा हमें पता करना है। तो बेटा कितनी एनर्जी बेटा पर सेकंड किसी ब्लैक बॉडी से निकल रही है बेटा, वो डिपेंड करेगा उसके एरिया के ऊपर, एंड डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर की पावर 4 के ऊपर। दो चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इन्हें बेटा हम करते हैं कंबाइन। कंबाइन के बेटा क्या आएगा अपन लोगों के पास, एक सेकंड का। तो ये बात सबको चमकी है बेटा जो मैंने बताया। अब बेटा अगर मैं इन्हें कंबाइन करता हूं, कंबाइन करने पर मेरे पास आंसर आएगा एक। अगर बेटा यहां का प्रपोर्शन साइन को हटा के मैं इक्वालिटी का साइन लेके आऊंगा तो मेरे पास आएगा एक कांस्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, अब इतनी बेटा रेट ऑफ एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा ब्लैक बॉडी। समझ आ गया बेटा? तो ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा पर सेकंड, उसके लिए बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला है, डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ओके, अब बेटा ये क्या चीज है, इसे बेटा बोलते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बेटा ये जो है इसका पूरा फॉर्मूला होता है, इस ये पूरा जो है इसे बोलेंगे स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ।
ओके, ये बात सबको समझ आया बेटा। और लास्ट पार्ट बेटा ये है कि एरिया और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर की पावर है 4, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो जब मैंने इक्वालिटी की फॉर्म में लिखा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया, उसे बोलते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या है सर? अरे कुछ नहीं है स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, समझो सब लोग ऐसे याद करेंगे 5 6 7 8। क्या कैसे याद करेंगे? 5 6 7 8 है ना, इसके वैल्यू होती है 5 6 7 8। देखो 5.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 6 7, हाँ 7 और ये -8। याद होगा सभी को? 5.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, तो 5 6 7 8 याद कर लेंगे हम लोग। ओके, ये भूलेगा तो नहीं। पर सर इसका यूनिट क्या होगा? अरे यूनिट तो हम निकाल सकते हैं ना, तो हमें इसका यूनिट चाहिए तो हम इसको यहां रखते हैं, बाकी सारी वैल्यू को उठा के नीचे ले आते हैं। तो ये होता है बेटा रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी जूल पर सेकेंड, और एरिया के बेटा हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का होता है केल्विन। ओके, तो कितनी बेटा वैल्यू बची हम लोग के पास? जूल पर सेकेंड और -4। जूल पर सेकंड किसका यूनिट होता है बेटा? वॉट का। तो बेटा इसको हटा के हम वॉट भी लिख सकते हैं। तो क्या कोई दिक्कत सभी को? यस, समझ आया बेटा? समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बेटा ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में ब्लैक बॉडी ही अकेली है। अरे ब्लैक बॉडी, उसके आसपास कोई ना कोई सराउंडिंग भी तो होगा। इफ ब्लैक बॉडी प्रेजेंट इन सराउंडिंग्स, ओके, तो क्या होगा? ये है बेटा आपके पास काली बॉडी, सॉरी ब्लैक बॉडी, और बेटा क्या होगी? इससे बेटा लिख रही है रेडिएशंस। मान लो इसका टेम्परेचर है बेटा कितना? टी। बेटा इस यहां से जो हीट निकल रही है उसको मान लेते हैं H0। हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना निकल रहा है बेटा? H0 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, हमने जब इसको H0 बेटा माना है, यस H0 बेटा, इसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा A T⁴। ये सबको बेटा पता लगा, यही वैल्यू होगी ना? ओके, अब बेटा मान लेते हैं इसके आसपास बेटा सराउंडिंग्स है। ये बेटा किसमें है? सराउंडिंग्स में है। ये बेटा सराउंडिंग्स में है, तो मान लीजिए सराउंडिंग्स के बेटा एनर्जी कुछ ना कुछ होगी ना, रेट ट्रांसफर कुछ ना कुछ तो होगा उसका, हीट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? हम लोग बेटा मान लेते हैं जो रेट ट्रांसफर, इसका टेम्परेचर मान लो सराउंडिंग से कितना है? TS। और बेटा सराउंडिंग से कुछ हीट निकल के बेटा वो एंटर कर रही है ब्लैक बॉडी में। ब्लैक बॉडी में कितनी बेटा हीट ट्रांसफर इसको बेटा मान लेते हैं एंटर कर रही है, उसके नाम लेते हैं HI। HI बेटा, HI की बेटा वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा A T⁴ टेम्परेचर का था S। पर नेट हीट कितना रेडिएट करेगा फिर? उसके लिए क्या आंसर होगा? नेट हीट कितनी रेडिएट करेगा? तो हम क्या करेंगे, H0 में से HI को माइनस कर देंगे। माइनस करने में बेटा हम देखेंगे जो मेरे पास H0 की वैल्यू आ रही है बेटा, वो मेरे पास अराउंड आएगी, अगर मैं सिग्मा और ए को बाहर निकालूं तो मेरे पास बचेगा T⁴ माइनस TS। ये सबको समझ आया? ये फॉर्मूला सबको चमका बेटा? हाँ, अब बेटा मान लेते हैं अगर ये बेटा हर, आप पूछ सकते हो कि सर हर चीज ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है क्या? नॉर्मल बॉडी बेटा कुछ भी नहीं करेगी, रेडिएट करेगी। अब हम बात करेंगे नॉर्मल बॉडी। नॉर्मल बॉडी क्या लो, यहाँ ऑर्डिनरी बॉडी क्या लो इंस्टेड ऑफ ब्लैक। ओके, T⁴, अरे हाँ हाँ बेटा आएगा, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, समझिए। ओके, अब बेटा मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, वो है ऑर्डिनरी बॉडी कोई। ओके, अब बेटा इसमें से बेटा क्या निकलेगी? रेडिएशन निकलेगी, 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 रेडिएशन निकलेगी। ओके, इसका फॉर्मूला बेटा वही होगा जो ब्लैक बॉडी, जो हीट ट्रांसफर बेटा, हीट ट्रांसफर पर सेकंड जो इसका था ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी का क्या फॉर्मूला था बताइए?
H इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, हम टी की माने वैल्यू ये है, यहाँ पर हीट जो निकल रही है वो H है। ओके, अब मुझे बताइए कि सर फर्क क्या हुआ दोनों में? बेटा फर्क आएगा, फर्क अब आने वाला है। फर्क क्या आएगा? ई लगेगा। व्हाट इज ई सर? ई को हम बोलते हैं बेटा इमिसिविटी। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं इमिसिविटी। अब सर इमिसिविटी क्या है? इमिसिविटी का मतलब होता है बेटा कि कोई बॉडी कितनी रेडिएशन निकाल सकती है, उसके मतलब हर एक बॉडी के लिमिटेड रेडिएशन निकाल सकती है ना, कांस्टेंट होगा ना कि भाई मैं 100 ही निकालता हूँ, 100 से ज्यादा भाई मैं रेडिएशन नहीं निकाल सकता। वही यही है बेटा इमिसिविटी। ठीक है, समझ आया सभी को? तो बेटा ये फॉर्मूला और दोनों के फॉर्मूले बड़ा डिफरेंस समझ आया। अच्छा, अब बेटा मान लीजिए अगर मैं इसे भी उठा के सराउंडिंग में रख दूं तो क्या होगा? इसके लिए बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा? वही बेटा फॉर्मूला सेम ही रहेगा जो ऊपर वाला बना था हमारा, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा बेटा? ई लग जाएगा साथ। क्या यहां तक बेटा सबको बात समझ आई है? बताइए फटाफट, भूलेगा तो नहीं ना? ओके, अब तो सर यहां पर हमने ये दो फॉर्मुलास किए हैं, तो सर ये फॉर्मूला क्या ब्लैक बॉडी के लिए अप्लाई नहीं हो सकता? अरे हो सकता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को ब्लैक बॉडी के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे पता लगता है ब्लैक बॉडी की जो इमिसिविटी है वन हो गई। कितने की बेटा? वन हो गई है बेटा, वन, ई की वैल्यू वन होगी। समझ आ गया बेटा? सभी क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा रेडिएशन ब्लैक बॉडी से, उसके बाद सबसे कम निकलेगी। मान लीजिए किसी बॉडी की रेडिएशन है 0.5, कितनी है बेटा? 0.5। तो अगर बेटा उसे मैं कंपेयर करूंगा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के साथ, मतलब एरिया भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, बस इमिसिविटी का फर्क है। तो अगर बेटा किसी बॉडी की इमिसिविटी 0.5 है तो वो बताइए कितनी रेडिएशन निकालेगा? तो आंसर है वो ब्लैक बॉडी की आधी रेडिएशन निकालेगा। ये बात सबको चमकी? अगर किसी बॉडी की इमिसिविटी 0.5 है और अगर बेटा उसे मैं कंपेयर कर रहा हूं सिमिलर साइज में, सिमिलर एरिया और सिमिलर टेम्परेचर वाले बॉडीज के साथ, एक ब्लैक बॉडी है दूसरी नॉर्मल बॉडी है, तो वो बेटा कितनी रेडिएशन निकालेगा? तो आंसर है ब्लैक बॉडी की आधी। अगर ब्लैक बॉडी 100 यूनिट निकाल रहा है तो बेटा वो 50 निकालेगा। ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो रेडिएशन निकालता है वो ब्लैक बॉडी निकालता है, उसके बाद सब नीचे 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 आते हैं। मान लो अगर कोई ब्लैक बॉडी 100 निकाल रही है तो कोई दूसरी बॉडी वो 30 निकालेगी, 40 निकालेगी, 70 निकाल लेगी, 10 निकाल सकती है, 5 निकाल सकती है। यस, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछले वाले का भी और इसका भी, ये भी लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ओके, अब समझिए, क्या यहां पर बेटा जो भी शीट पे मैंने लिखा है क्या वो समझ आ रहा है सभी को? क्या कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है? वेरी गुड। मिसिविटी समझ आ गया ना? देखो एबिलिटी टू रेडिएट, कितनी रेडिएट भाई, कितना रेडिएट करेगा वो, ये फिक्स वैल्यू होगी भाई सभी की। ओके, ये हो गया कि इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज 1। तो ये जो डायमेंशन, अरे ये बड़ा अरे वाह वाह वाह, क्या बात का क्वेश्चन है ये कहां छूट रहा था भाई? तो ये आता है इंपॉर्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। राइट, अगेन ये रहा फॉर्मूला। अभी आता है अपन लोगों के पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बेटा हम ऐसे समझते हैं कि सूरज से जो किरणें आती हैं, ठीक है, कुछ तो अर्थ क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को बेटा वो क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। जो बेटा किरणें रिफ्लेक्ट हुई होती हैं वो हमारे जो अर्थ की जो लेयर है, जो ये हमारे अपने पास गैसेस, जो बेटा गैसेस की ये लेयर है, इस लेयर से बेटा टकरा के वापस जमीन में आ जाती है, जिसके कारण बेटा क्या होता है? अर्थ का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है।
अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है तो क्या होगा बेटा, आपको थोड़ा सा जो आसपास पत्ते देख रहे हो सब बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, मतलब अगर ये ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाए, अगर ये लेयर ना हो। पर हम लोग ना इतने सियाने लोग हैं ना, हम लोगों ने क्या किया, हमें चाहिए मोटी लेयर, तो हमने इंडस्ट्री खोल ली, मतलब कूड़ा करकट पोल्यूशन डालना शुरू कर दिया, है ना। वो लेयर इतनी मोटी हो गई कि मान लीजिए पहले उस लेयर से 70% रेडिएशन बाहर जा रही थी, 30% वापस आ रही थी, जो कि ठीक है, फाइन, 30% हमें चाहिए थी, वो इंपॉर्टेंट थी। पर अब भाई साहब जा ही 10% रही है, बाकी सब अर्थ में आ रही है। अर्थ गर्म होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग। अब अर्थ गर्म होगी तो क्या होने वाला है देखते हैं अभी। ये देखिए, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, हिमालय की बर्फें, अंटार्कटिका की बर्फें सब पिघल जाएंगी, और उसको पिघलने से क्या आएगी, सुनामी। उसके पिघलने से क्या आएगी बेटा, सुनामी। समझे मेरी बात सभी? ओके, तो अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ आया, तीन चीज समझ आई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ आया, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट समझ आया, और ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ आया। क्या इन तीनों टॉपिक्स में कोई डाउट है हमारे पास? जल्दी बताइए बच्चा, बोलो बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों। ओके, किसी बच्चे का कुछ रहता तो नहीं है? ओके, तो देखिए अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल, पर ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आंसर मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब अपन लोगों के पास क्वेश्चन है, कहता है भाई साहब एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इन एन, हमारे पास एक बड़ा लैंप है, ठीक है, हम सीधे बताते हैं, हमारे अपने पास एक लैंप है जिसका टेम्परेचर है बेटा कितना, 316 के, उसकी बेटा इमिसिविटी कितनी है, 0.5। अगर ये बेटा अपनी हीट को लॉस कर रहा है, कन्वेक्शन और कंडक्शन नहीं कर रहा, मतलब लॉस नहीं कर रहा, हाँ नहीं कर रहा, ओके, तो हमें बेटा इसका एरिया बताना है, और हमें बेटा इसकी जो है स्टेफन कांस्टेंट के बारे में नॉलेज है। तो क्या बनेगा देखिए, फॉर्मूला क्या रहेगा, H इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4। हमें निकालना है एरिया, तो एरिया के लिए हम क्या करने वाले हैं बेटा, टी की पावर 4। तो यहां पर बेटा हम सारी वैल्यूज पर जब पुट करेंगे हमारे बेटा ये आंसर आएगा, फर्स्ट वाला। डन है बेटा सभी को? बताइए फटाफट। ओके, बेटा सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करना आपने। ये फॉर्मूला है, मुझे ये ए निकालना, तो मैंने ए को यहां पर छोड़ा, बाकी सारी सारी वैल्यू मैं राइट साइड पे ले गया, और अपने पास वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास 0.1 आंसर रहेगा। अब एच की वैल्यू दे रखी है 3160, इमिसिविटी आपको दे रखा है 0.5, स्टेफन कॉन्स्टेंट आपको दे रखा है बेटा 5.6 इंटू 10⁻⁸। टेम्परेचर आपको दे रखा है बेटा 316 के, इसकी पार हो गई 4। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे बढ़े? ओके, अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, इस न्यूमेरिकल में क्या करना है हमें, देखिए। अब बेटा उसने बोला है ब्लैक बॉडी रेडिएट अ पावर एंड मैक्सिमम एनर्जी इज रेडिएट बाय इट्स अराउंड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड, हमने टेम्परेचर को बदल दिया, और अब उसकी वेवलेंथ निकल रही है इतनी, 3 लैम्डा नॉट बाय 4, ठीक है। तो पावर हमें बतानी है कितनी, मतलब रेशियो में निकालना है हमें आंसर, कितनी रेशियो में आंसर आएगा। पहले इतनी वैल्यू थी, अब इतनी वैल्यू बताओ, रेशियो में कितना आंसर आएगा, दोनों पावर्स की रेशियो में क्या आंसर आने वाला है, समझे मेरी बात? तो हमें पता है बेटा, कुछ दिक्कत वाला क्वेश्चन है नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है पावर, पावर मतलब एच भी लिख सकते हो, जो मैं लिखा था एच, क्या फॉर्मूला था, ई, नहीं पहले हम लोग उसको लगाते हैं, पहले हम लोग वो लगाते हैं अपना क्या कहते हैं, विंस कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, वहां से हमें पास टेम्परेचर का जो लैम्डा की रेशियो आ जाएगी आप लोग के पास। क्या आएगी बेटा, क्या था फॉर्मूला, टी एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही था। पर अगर मैं लिखता हूं लैम्डा नॉट, टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसी तरह हम फिर लिखते हैं लैम्डा की वैल्यू 3, ये इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, ये पहले अलग, ये अलग वैल्यू आएगी, ये अलग केस है, और ये ला बेटा ये हमारे पास ये अलग केस है, ये आ गया। अब दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं, इक्वल करने पर क्या आएगा,
और T2 था ये, लैम्डा से लैम्डा खत्म हो गया, तो कितना आएगा बेटा T1 बाय T2, ये बेटा अपन लोगों के पास आएगा 3/4। समझ आया सभी को? अब बेटा हमें क्या करना है, अब बेटा हम लगाएंगे स्टेफन कांस्टेंट वाली वैल्यू, स्टेफन लॉ कराएंगे, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ कराएंगे। वो बेटा फॉर्मूला क्या था, वो रूल क्या था, P इज इक्वल टू ई सिग्मा एरिया टी की पावर 4। बेटा अभी इस पूरे कंसेप्ट में ये तीनों पार्ट तो भाई साहब कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट होगा, एक ही बॉडी है ना, ई भी, ई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि ब्लैक बॉडी है, सिग्मा की बेटा वैल्यू भी उसने बता रखी है सेम ही, कोई सिंगल बॉडी तो सेम सेम ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसको, मतलब हम लोग इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ भी होगा, इसको डायरेक्टिव लिख देता हूं ऐसे करके, सॉरी ये नहीं है, ओके। अब देखिए P2 की बेटा ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ओके। अब बेटा दोनों को हम क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। बेटा 4 में सीधे लिखते हैं इकट्ठा करके, आप अलग अलग लिख सकते हो, मैं अलग अलग लिख देता हूँ। ये बेटा इसकी वैल्यू थी T1/2 की, ये वैल्यू थी हम लोग के पास। तो बेटा बताइए बेटा इसका आंसर कितना आएगा, जो भी आंसर है बेटा लिख दीजिएगा आप लोग। ये समझ आया सभी को, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ, तुरंत मेगा समझ आया अपन लोगों को बढ़िया से? चलिए अब बेटा हमने क्या क्या सीखा है, सबसे पहले देखिए हमने बेटा क्या क्या सीखा है, ये सीखा है हमने बेटा। पहले टॉपिक में क्या पढ़ा था, हीट का फॉर्मूला। अब बेटा हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट लॉ, बेंज डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब बेटा हमने क्या पढ़ा है, एनर्जी एमिट पर यूनिट टाइम, कि कोई ब्लैक बॉडी या नॉर्मल बॉडी कितने पर सेकंड कितनी एनर्जी को रेडिएट करती है। डन है बेटा सभी को, क्लियर है? 9/16 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है बेटा जी, समझ आया सभी को, क्लियर है बेटा? अब बेटा हम लोग चलते हैं नए चैप्टर की तरफ। नया चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन, उसको फटाफट कर लेंगे, आसान सा चैप्टर है, बढ़िया सा चैप्टर है, लगा लेंगे। ओके, तो इसको हम करते हैं अलविदा, और हमारे पास एक नया चैप्टर है जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो अभी ये चैप्टर थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा समझदारी वाला चैप्टर है, देखते हैं अभी समझा देते हैं बढ़िया से। देखिए अगर देखो थर्मल एक्सपेंशन है आप लोगों के पास, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का चैप्टर है, थर्मल एक्सपेंशन, कितना कोई एक्सपेंड करता है कोई मटेरियल ना, उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल बेटा, ये कंपटीशन के बिहाफ पे करवा रहे हैं बेटा, तो परेशान मत होइए बेटा, डायरेक्ट सारे चैप्टर लिंक करेंगे आगे प्लस 2 के साथ। ओके, अगर एक रूम में मैं कुछ एज लोगों को बिठा दूं और एक रूम में मैं बच्चों को बिठा दूं, तो बेटा बताइए भागे कौन ज्यादा, बच्चे भागेंगे या जो कुछ एज लोग हैं वो भागेंगे, कुछ मैच्योर लोग भागेंगे? बताइए बच्चे। क्यों भाई, बच्चे क्यों, बच्चे क्यों? बताइए बेटा बच्चे क्यों? हाँ एनर्जी, बिल्कुल इनकी एनर्जी तबाही एनर्जी होगी भाई, सब तबाही के लेवल के हैं, और इनकी बुजुर्गों की एनर्जी बेटा क्या होगी, कम। तो इनको जहां बिठा दो बेचारे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह बेटा जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो बेटा वो एक्सपेंड करना शुरू करती है, क्योंकि उसके एटम्स को एनर्जी मिलती है, और ठंडा करते हैं तो बेटा वो इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब वो कॉन्टेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा हमें क्या पढ़ना है, हमें ये समझना है इंक्रीज, अगर इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, मतलब अगर मैं किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो बेटा क्या होगा, उसका डायमेंशन भी बढ़ेगा। डायमेंशन का मतलब होता है शेप और साइज, क्या बढ़ेगा, शेप और साइज। समझा बेटा सभी को, क्लियर है? तो अब एक्सपेंशन कितने कितने तरह का होगा देखते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल। देखो ये है सिर्फ एक्स के ऊपर, ये सिर्फ एक्स की तरफ बढ़ेगा, मान के चलते हैं। दूसरा बता होता है एरिया, एरिया होता है टू डायमेंशनल, ये बेटा एक्स की तरफ भी बढ़ सकता है और वाई की तरफ भी बढ़ेगा। फिर बेटा अपने पास आता है वॉल्यूम,
वॉल्यूम बेटा उसको बोलते हैं 3D। मतलब ये हमारा एच की तरफ बढ़ेगा बढ़ेगा, वाई की तरफ बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ में बेटा जेड की तरफ भी बढ़ेगा। समझे मेरी बात सभी? यस। अब बेटा हम बात करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की, थर्मल एक्सपेंशन की कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं बढ़िया बढ़िया से। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारे पास मान लीजिए बेटा एक रेलवे ट्रैक्स होते हैं, आप देखते हो उसके पीछे बेटा थोड़ा गैप होता है। ये गैप क्यों होता है? ये गैप बेटा इसलिए होता है कि अभी चलो सर्दियां हैं तो ठीक है, पर गर्मियों में जब गर्मियां होंगी तो ये रेल की पटरी एक्सपेंड करेगी और ये गैप भर जाएगा। अगर ये गैप ना होगा तो बेटा रेल की पटरियों की जो है ना शेप बिगड़ जाएगी और गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनके बीच में गैप होता है, क्योंकि वो एक्सपेंड करती है, जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। यस। अब देखिए, अब हमारे घरों में जो लाइट्स आते हैं, मतलब ब्रॉडबैंड की जो लाइंस आती हैं, या मान लीजिए टेलीफोन की जो लाइंस आती हैं, उनको बेटा थोड़ा सा ढीला क्यों छोड़ा जाता है खंभों के ऊपर? उसका आंसर ये है कि अगर पहले से आप इसे टाइट रखोगे तो सर्दियों में बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टूट ही जाएगी, है ना। इसलिए पहले इसको ढीला छोड़ते हैं ताकि सर्दियां आए तो कॉन्ट्रैक्ट हो तो ज्यादा फर्क ना पड़े। समझे मेरी बात? ये बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास एक कार्ट है, ठीक है। कार्ट के पहिए के ऊपर बेटा हमेशा आयरन की रिम चढ़ी होती है। कारण, आयरन की रिम बेटा क्या करेगा, उसकी लाइफ को बढ़ा देता है, ठीक है। पर उसको चढ़ाने का भी तरीका होता है, आयरन रिंग को चढ़ाने का तरीका होता है। क्या कर दिया जाता है, जो टायर होता है, जो व्हील होता है, उसके डायमीटर से कम आयरन की रिम बनाई जाती है। मतलब जो रिम का जो डायमीटर होगा वो कम होगा आयरन रिम का, और व्हील का डायमीटर ज्यादा होगा। तो सर वो चढ़ेगा तो ऊपर कैसे चढ़ जाएगा? वो ऊपर कैसे चढ़ेगा? इसके ऊपर चढ़ाना है तो तरीका है ना, उसको पहले गर्म किया हमने, आयरन को गर्म किया, आयरन रिम जो फैल गया उसको हमने क्या किया, फिट कर दिया रिम में, और ऊपर से डाल दिया ठंडा ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने से वो बेचारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और उसने क्या किया बेटा, वो व्हील की सतह को उसने जकड़ लिया। ये सब कुछ हमका आगे बढ़ते हैं। अब आता है लीनियर, पहला वाला पढ़ते हैं हम लोग, लीनियर एक्सपेंशन। मतलब अगर हम गर्म करेंगे तो कोई चीज एक्सपेंड करती है, ठंडे करने बेटा कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, और बेटा मैंने इस रॉड को किया गरम 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 गरम, हीट दी इसको। हीट देने से इसका साइज बदल गया। वो कितना बढ़ गया? डेल्टा L एक्स्ट्रा बढ़ गया। कितना बढ़ गया बेटा? डेल्टा L हमारे पास ये एक्स्ट्रा बढ़ गया। डेल्टा L अगर एक्स्ट्रा बढ़ा है, इसको बेटा हम लोग L डैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको L डैश भी लिख सकते हैं। नई लेंथ बन गई ना, तो L डैश लिख लो, क्या जाता है भाई, ठीक है। अब ये जो यहां पर L डैश है, इसकी तरफ ध्यान दो। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर, रॉड की लेंथ कितनी है, और चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। लेंथ के ऊपर और चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, है ना। समझे मेरा? अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा, ये बनेगा, है ना। आगे चलते हैं, देखिए। अगर बेटा मैं यहां से प्रपोर्शनल साइन हटाता हूं तो बेटा मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, देखो अल्फा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, ये क्या है? ये बेटा कॉफिशिएंट है लीनियर का। ओके, लीनियर कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मतलब कि यार अल्फा का मैं समझाता हूं। कांस्टेंट का मतलब होता है बस अब इसकी लिमिट कितनी है, मतलब एक लिमिट तक की भाई साहब बढ़ सकता है, उसके ऊपर नहीं बढ़ सकता, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की बातें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। जैसे कांस्टेंट समझते हो ना, कांस्टेंट में लिख दो, अरे नहीं, बहुत बड़ी तगड़ी फिलॉसफी होती है उसके पीछे। ओके, हम धीरे धीरे समझेंगे। इसके पीछे फिलॉसफी है भाई साहब, एक लिमिट तक ही भाई मुझे आप गर्म करके बढ़ा सकते हो, ज्यादा मत गर्म कर देना, मैं तो उड़ जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है, मैं पिछले चैप्टर में पढ़ के आया हूं, अगर मैं आयरन को गर्म करूंगा, पहले रेड होगा, फिर येलो होगा, फिर व्हाइट हो जाएगा, फिर मूम। समझे मेरी बात? तो एक लिमिट तक ही भाई मुझे फैला सकते हो, पंगा ले सकते हो। ओके ओके, एल डैश मैंने लिखा है, यहां पर लिख दिया था मैंने पहले ही। तो अब बेटा हमने क्या किया, यहां पर ऐसा करते हैं, यहां पर जो ए वाली वैल्यू उठा के पुट करिए, दिखेगा आपको, ये दिखा आपको,
दिखा सभी को, ये दिखा सभी को। एल को कॉमन निकाल लिया। अरे ये फॉर्मूला, अरे ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। फॉर्मूला लिख लो, लिख लो, फॉर्मूला तो लिखो, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिख लो, कुछ मत करो डेरिवेशन वगैरह, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लो, लिख लो, तगड़े होके लिख लो। लगाएंगे इसमें से हम न्यूमेरिकल बढ़िया से। ओके, अच्छा, अल्फा का पता लग गया, मैंने बता दिया ना। अल्फा के नीचे एल लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ लीनियर एक्सपेंस, कुछ भी लिख सकते हो आप, एक्सपेंसिविटी कुछ भी लिखो, चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो। मैं तो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलता हूं, या लीनियर कोएफिशिएंट बोल देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर बेटा मुझे फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में मुझे अल्फा और डेल्टा टी दे देते हैं, तो मुझसे क्या निकालूंगा? फ्रैक्शन निकालूंगा, रेशो निकाल लूंगा ना, डेल्टा एल और एल की। देखिए निकाल लेंगे, अरे ये तो निकल गया। समझ आया सभी को? ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कोई सी बच्चे को कोई दिक्कत आई? क्या कोई परेशानी आई? अच्छा, अल्फा, अच्छा अल्फा की वैल्यू सभी के लिए सेम रहेगी? नहीं, मटेरियल टू मटेरियल वो बदलेगी, क्योंकि ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल है ना। एक एग्जांपल करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए अपन लोगों के पास बेटा अलग अलग मटेरियल है और सबकी बेटा अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग वैल्यू। मैं यहां पर कॉपर और ग्लास को चूज करता हूं, तो मुझे वैसे बताइए कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा, कॉपर या ग्लास? कॉपर या ग्लास? ऑफ कोर्स कॉपर, ऑफ कोर्स कॉपर। पर कैसे सर, कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा? कुछ मत करो, इन दोनों को उठाओ, डिवाइड मार दो, इन दोनों को उठाओ, इन दोनों की वैल्यूज को उठाओ, डिवाइड मारो। डिवाइड मारने से आप देखोगे, हमें पता लगेगा वो 5 टाइम्स इंक्रीज करेगा। कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा वो? 5 टाइम्स इंक्रीज करेगा। क्या ये सबको समझ आया? ओके, समझ आया सभी को? अब बेटा हम लोग अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे और बढ़िया से आगे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई? और मुझे बताइए आज हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी। आज हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और क्या पढ़ा? स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, लीनियर एक्सपेंशन, और ये हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ गया है। तो सर आप बस क्वेश्चन लाइए, हम निकाल देंगे क्वेश्चन को। हाँ सच, कल संडे है और कल संडे को टेस्ट है, तो सभी मेरे प्यारे बच्चे टेस्ट देंगे। यार देखो नंबर कम आए ज्यादा है डजंट मैटर भाई, उसको अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, फेस करना। हाँ भाई मेरे को आता है या नहीं आता, नहीं आएगा मैं पढ़ूंगा, अगर मेरे को आ गया तो मैं और पढ़ूंगा। तो कल सभी बच्चे टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं कि नहीं, ये बताइए मेरे को। आई होप सभी आएंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सभी को, बेस्ट 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 ऑफ लक, और बहुत तगड़े होकर टेस्ट देना। बेटा वो आपको मिल जाएगा, बेटा पता लग जाएगा बेटा, मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हम मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बेटा, गुड इवनिंग, बाय 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 बाय।